हेलो दोस्तों। आज हमारा ये बीएनएस का 10वां लेक्चर और आज इसमें हम पढ़ेंगे जो इंटॉक्सिकेशन जो होता है, जिसमें व्यक्ति जो है शराब वगैरह पीकर कोई अपराध करता है। तो उसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक, व्यक्ति नशे में पहले से है, उसके बाद उसके द्वारा कोई अपराध या झगड़ा शुरू होकर कोई अपराध होता है। और एक ये है कि व्यक्ति इंटेंशनली नशा करके तब अपराध करता है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखा जाता है, ये वाला जो नशा करके जो अपराध करता है, कि उसमें नशा कितने लेवल तक का था और अपराध वो कैसा था जो अपराध वहां पर किया गया है। क्या वो अपराध ऐसा था जिसमें नॉलेज होना जरूरी था, जिसमें इंटेंशन होना जरूरी था। तो इस तरह के अपराध इसके लिए होने जरूरी है। और ये वाला जो पहला वाला है, ये होता है कि जब व्यक्ति पहले से नशा कर लेता है, कोई इंटेंशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो नशा करता है उसके बाद में कहीं उससे झगड़ा वगड़ा शुरू होकर के कोई अपराध घटित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 यहाँ पर इसलिए इसको बोला जाता है, जो पहला वाला है जो नशे में पहले से नशे में रहता है, उसको बोला जाता है अनैच्छिक अनैच्छिक मत्तता। अनैच्छिक मत्तता जो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन जो होता है। ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 23 यहाँ पर ये जो है, ये आईपीसी की सेक्शन 85 है। ठीक है ना। और ये जो 24 थी वो 86 है, जो प्राइवेट डिफेंस हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो ये क्या कहती है, 23 कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य जो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है और मत्तता में यानी इंटॉक्सिकेशन होकर तब किया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में नशे में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में वो इनकेपेबल है, तो उसके संबंध में यहां प्रोविजन किया गया है कि ऐसा कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो अपराध को करते समय नशे के कारण, मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति यानी नेचर को, या जो कुछ भी वह कर रहा है, ठीक है ना, वह दोषपूर्ण है यानी वो रॉन्गफुल है, या विधि के प्रतिकूल है यानी कंट्ररी टू लॉ है, और इस बात को जानने में वो इनकेपेबल है, असमर्थ है। ठीक है ना। लेकिन वह चीज जिससे उसे नशा हुआ है, वह उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो। ठीक है ना। यानी उसकी ना तो कोई ऐसा उसे नॉलेज हो, ना ही उसे इंटेंशन मतलब इच्छा हो, उसकी विल हो। ठीक है ना, विल हो, या ना ही उसका जो है वो नॉलेज हो। ठीक है। तो ये बात करती है, यानी कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है जो उसे करते समय नशे के कारण उस कार्य की प्रकृति को या जो कुछ भी वो कर रहा है उस अपराध के संबंध में वो रॉन्गफुल है या नहीं है, या कंट्ररी टू लॉ है या नहीं है, इस बात को जानने में वो क्या है, इनकेपेबल है नशे के कारण। लेकिन जो नशा हुआ है उसे, नशे के लिए जो चीज वो उसे दी गई है, जिससे उसकी मत्तता हुई थी, है ना, जिससे उसे नशा हुआ है, उसको उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ठीक है ना। यहां पर यह है कि इच्छा के विरुद्ध यहां पर दी गई हो उसे। अब तो ये हो गया नशे में होने के कारण, यानी इसको बोलते हैं अनैच्छिक मत्तता। और इससे रिलेटेड केस लॉ है इंपॉर्टेंट, जो प्री में पूछा जाता है, वो है डीपीपी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है। ठीक है ना, 1920 एसी। तो ये केस है, इसमें क्या बोला था, इसमें यही बोला था कि निरंतर यानी लगातार निरंतर स्वैच्छिक मत्तता यानी वॉलंटरी जो इंटॉक्सिकेशन है, उसके परिणाम स्वरूप
उसके परिणाम स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक दशा उस विकृचित व्यक्ति जो अनसाउंडनेस पर्सन है उसकी मानसिक दशा के समान हो जाती है, तो इसकी मानसिक दशा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो होता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यानी विकृत चित्त, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृचित व्यक्ति की मानसिक दशा के समान हो जाती है, तो वह व्यक्ति विकृत चित्ता का बचाव यहां पर ले सकता है, लेकिन वो किसका, मत्तता का बचाव नहीं ले सकता। यानी अगर उसकी मेंटल सिचुएशन, जो मेंटल कंडीशन है वो कैसी हो रही है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की जैसी हो रही है, तो फिर वहां पर वो 22 का लाभ मिलेगा उसे, ना कि 23 का। ठीक है ना। तो इसमें ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में इसमें डीपीपी वाले केस में मतलब हुआ यही था कि एक नशा करके मतलब चौकीदार के द्वारा एक बालिका का दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, और उसी प्रयास में उसका गला दबाने का कार्य, मतलब गले दबा के उसका जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। लेकिन इंटेंशन उसका नहीं था, आशय से प्रेरित उसका नहीं था वो, लेकिन फिर भी उसको ये ज्ञान था, उसको नॉलेज थी कि उसके कार्य से बालिका जो थी उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना। तो ज्ञान होने के कारण, अब चूंकि इसमें यही बोला ना कि ज्ञान जो है उसको नहीं होना चाहिए, उसके मतलब ज्ञान यहाँ पर जो बोला है, नशा जो है उसको अपने ज्ञान के या बिना और इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, तो इसलिए यहाँ पर इस केस में चौकीदार को हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 24 में वॉलंटरी आ जाता है इसमें। ठीक है ना। वो 23 जो थी वो इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक थी, और यहां पर ये स्वैच्छिक है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो नशे में है उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध, और अपराध कैसा, अपराध ऐसा जिसमें किसी विशिष्ट आशय का यानी इंटेंशन का या नॉलेज का होना अपेक्षित है। तो उन कंडीशंस में जहां कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता, कब तक नहीं होता, जब तक कि ये नहीं मान लिया जाता है कि वो अपराध किसी विशिष्ट आशय ज्ञान से ना किया गया हो। ठीक है ना। तो जिन कार्यों में कोई अपराध मतलब जो है वो आप ये कहो कि हाँ भाई मर्डर है, तो ये बिना इंटेंशन के नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे अपराध जिनमें इंटेंशन का या ज्ञान का होना आवश्यक है, वहां पर कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्तता की स्थिति में नशे में करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार से बढ़ता जाएगा कि उसे वही ज्ञान था, है ना, उसी तरह की नॉलेज थी। जब अपराध हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति को, जो इसने अपराध किया है, इसको वही ज्ञान था जो उसे तब होता यदि वह नशे में ना होता। लेकिन फिर भी जब तक कि वह चीज यानी जिससे उसे नशा हुआ है उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दी गई हो। यहां पर ये क्या है, यानी क्योंकि हम क्यों मान के चल रहे हैं ये बात कि उसने, हम ये मान के चलेंगे कि उसको नॉलेज थी, क्योंकि अगर यहां पर यह साबित कर दिया जाता है कि उसने जो नशा किया है उसकी ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध नहीं था, यानी उसने स्वेच्छा से नशा किया था। ठीक है ना। और जब स्वेच्छा से नशा करता है तो वहां पर फिर ज्ञान की यहां पर क्या कर ली जाती है, यहाँ देखो आशय नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की उपधारणा है। वह इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व का अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था। तो यहाँ पर एक तरह से ये ज्ञान की प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की उपधारणा इसमें की जा रही है। ठीक है ना। तो यहां पर जो अपराध है इसमें जो सेक्शन 24 है इसमें इंटेंशन की प्रिजम्पशन शामिल नहीं है, बल्कि जो नॉलेज ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज है वो शामिल है। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड यहां पर केस लॉ हम देखते हैं। तो केस लॉ में पहला इसमें केस लॉ है
वासुदेव, ये मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य, ठीक है ना, 1956 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है, इसमें यही बोला था कि नशे की हालत उसी दशा में डिफेंस के रूप में प्रभावशाली होती है, यानी नशे की जो हालत है वो उसी दशा में डिफेंस के रूप में, प्रतिरक्षा के रूप में प्रभावशाली होती है, जबकि वह क्या ना किया गया हो, पहला स्वेच्छा से ना हो, ठीक है ना, और वह नशा इस सीमा तक हो कि अभियुक्त जो है उसको सोचने समझने की क्षमता, अभियुक्त को सोचने समझने की क्षमता, और उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रभाव को जानने की क्षमता समाप्त हो गई हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये केस है। तो इसमें स्वैच्छिक, ये मतता से संबंधित है 24 से, ठीक है ना। अब यहां पर आपको इस केस में हुआ क्या था, इस केस में यही था कि एक व्यक्ति था जो नशा वशा करके जो है भोजन करने वहां पर गए थे। तो वहीं पर एक बच्चा बैठा हुआ था भोजन के लिए। तो उसने जो व्यक्ति था उसने नशा किया हुआ था और उसने उससे बच्चे से साइड में खिसकने को कहा। तो बच्चे ने साइड में खिसकने से मना कर दिया। अगर बच्चा था या व्यक्ति था जिससे बोला, तो उसे मतलब गुस्सा आ गया। तो उसने उसका बंदूक थी उसके पास में, उसने उसका मर्डर कर दिया, ठीक है ना। तो वो हत्या के लिए इसमें दोषी ठहराया गया। अब उसके बाद में इसमें दूसरा जो केस है वो है आर वर्सेस लिपमैन का केस। ये भी 24 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें भी यही बोला था कि अगर स्वेच्छापूर्वक, अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है, नशा करता है ड्रग्स के माध्यम से, ठीक है ना, नशीली दवाएं वगैरह जो लेता है, तो स्वेच्छापूर्वक अगर ड्रग्स लेता है तो वो ऐसे अपराध के बचाव यानी प्रतिरक्षा के रूप में वो शामिल नहीं माना जाएगा उसको। मतलब ये माना नहीं जाएगा अगर वो स्वेच्छापूर्वक नशा करता है। किन अपराधों में? जहां अपराध में मेंसरिया आवश्यक हो, ठीक है ना, यानी दुराशय आवश्यक हो। तो ये हो गया दूसरा वाला केस। अब उसके बाद में एक और केस है इसमें, क्वीन वर्सेस जुल्फिकार। क्वीन वर्सेस जुल्फिकार का एक केस है। इसमें भी यही बोला था कि मत्तता यानी जो इंटॉक्सिकेशन है, मत्तता अपराध को गुरुतर मतलब लार्जेस्ट गुरुतर नहीं बनाती, बल्कि यह एक बचाव है। मत्तता यानी इंटॉक्सिकेशन क्या है? एक डिफेंस है और कोई कार्य तब अपराध होगा यदि एक व्यक्ति के द्वारा वह उस समय किया जाता है जब वह नशे में है, और यदि मत्तता यानी यदि जो इंटॉक्सिकेशन है वो क्या है? स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है,
ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई थी। उसके बाद में, चूंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब तक तीनों केस बताए वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट केस है इसमें वो है लेटेस्ट केस लॉ है छेड़तू राम और चैनू वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही बोला था कि धारा 86 का मतलब जो सेक्शन 24 है, धारा 86 का लाभ अभियोजन पक्ष को, प्रोसिक्यूशन पार्टी को, अभियोजन पक्ष को तभी मिलेगा यदि अभियुक्त यानी एक्यूज्ड, यदि अभियुक्त धारा 86 के आवश्यक तत्वों को, एसेंशियल एलिमेंट्स को साबित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई थी। अब उसके बाद में तो ये हो गया कंप्लीट जो आपका इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड था। अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है आपका कंसेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, कंसेंट से रिलेटेड यानी सहमति से संबंधित। अब ये जो आता है इसमें जो हम आईपीसी पढ़ते हैं, आईपीसी में 87 to 91 तक ये प्रोविजन जो है दिए हुए हैं और यहाँ ये 25 से लेकर के आपके 29 तक ये कंसेंट से रिलेटेड हैं। और जैसे 30 आता है तो वहां पर वो विदाउट कंसेंट बन जाता है कंसेंट से रिलेटेड, लेकिन वहां पर वो विदाउट कंसेंट की बात कही जाती है कि सहमति के बिना भी। लेकिन सहमति से कारित अपराध जो होते हैं उनके बारे में जो प्रोविजन है वो 25 से 29 तक और यहाँ 87 to 91 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे सहमति के संबंध में आपको देखना है। ठीक, तो सेक्शन क्या कहती है 25, ये कहती है कि कंसेंट से, सहमति से किया गया कोई भी कार्य, लेकिन वो सहमति मृत्यु या घोर उपत्ति यानी डेथ और ग्रीवियस हर्ट इनको कारित करने का इंटेंशन ना हो सहमति में, और ना ही उसकी यानी इन दोनों अपराध के करने की संभाव्यता यानी पॉसिबिलिटी का ज्ञान हो। ठीक है ना, नॉट नॉन टू बी लाइकली, तो ना ही इनकी संभाव्यता यानी होने का इनका ज्ञान हो। तो कोई बात जो मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट इनके कारित करने के आशय यानी इंटेंशन से ना की गई हो, और जिसके बारे में कर्ता को, है ना, जो कार्य कर रहा है कर्ता को यह नॉलेज ना हो कि उससे मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट कारित होना संभाव्य है। किसी ऐसी अपहानि यानी ऐसा हार्म मतलब अपहानि, ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की, चाहे वो अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी है, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो, या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। तो बेसिकली अब यहाँ पर कह क्या रहा है, ये बात भाषा इसकी ऐसी है, तो सिंपली ये कह रहा है कि आप सहमति से कोई कार्य करते हो और उस कार्य में कोई अपराध घटित हो जाता है, लेकिन वो जो अपराध घटित होता है उस अपराध में ना तो मृत्यु कारित करने का आशय हो, अगर वो मृत्यु हुई है तो उस तब नहीं आपको डिफेंस मिलेगा, है ना, या ग्रीवियस हर्ट मिला है तो आपको इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। यदि वो इंटेंशन ना हो इन दोनों अपराध को कारित करने का, और ना ही ये दोनों अपराध कारित करने का आपको नॉलेज हो कि हाँ ये अपराध हो सकता है, और जिस व्यक्ति ने सहमति दी है यानी जो व्यक्ति मर जाता है वो व्यक्ति 18 मतलब या ग्रीवियस हर्ट जिसको होता है वो 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए,
और उसने जो व्यक्ति ने सहमति दी है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से सहमति दी हो, ठीक है ना। तो इस कारण से फिर वह डिफेंस ले सकता है। बस ये कंडीशन हो कि सहमति देने वाले की उम्र 18 साल से अधिक हो, सहमति उसके द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से दी गई हो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली। दूसरा, मृत्यु या गौरवपति कारित करने यानी डेथ और ग्रीवियस हर्ट कारित करने का इंटेंशन भी ना हो, और ना ही इन दोनों अपराध के होने की संभाव्यता के बारे में भी उसको नॉलेज हो, ठीक है ना। तब अगर कोई ऐसा अपराध घटित हो जाता है या इनमें से कोई अपराध घटित हो जाता है तो फिर उसको डिफेंस मिल जाएगा सहमति का। तो यहां पर ये जो सहमति है ये बेसिकली है किसके लिए, तो आपको ऐसे याद रखना है कि 25 किसके लिए है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए यानी गेम के लिए, खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। और यहां पर और उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेंगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर 26 में आपको मिलेगा डॉक्टर्स के लिए, ठीक है ना। 26 में डॉक्टर्स के लिए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अब पढ़ते हैं 26 नहीं 26 नहीं 25 से अभी एक तो है कि ये जो सेक्शन है ये किस मैगजीन पर आधारित है, ठीक है ना। इसका इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो ये जो होती है ना, ये खेल के दौरान जब खिलाड़ियों को या दर्शकों को कोई चोट लग जाती है तो वहां पर है कि उसने कंसेंट दे रखी है अपना, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब इसमें इसका पर्पज भी यही हो गया 25 का कि भाई खिलाड़ियों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसे तो उनकी बॉल लग के या बैट उछल के अगर किसी के लग गया खेल के मैदान पर भी, है ना, तो फिर क्या होगा, उनको जो है हर इस तरह से जो है बार बार उनको जो है उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक तो मैगजीम है वो है वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है कि सहमति देने वाले को यह माना जाता है कि सहमति देने वाले को लॉस नहीं होता यानी हार्म नहीं होता, हानि नहीं होती, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें केस लॉ है। केस लॉ है इसमें एक तो है आर वर्सेस विलियम्स का केस, ठीक है ना। ये एक्चुअली आपका जो है वो 29 से भी 28 से कोरिलेट रहेगा, जहां सहमति की परिभाषा वहां पर दे रखी है ना 9 उसमें जो है, तो ये 28 में वहां पे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें गलत तरीके से सहमति ली जाती है तो सहमति की बात है। और उसके बाद में दूसरा इसमें जो केस लॉ है वो है दीपा वर्सेस पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक। इसमें यही बोला था कि धारा 87 और 88 यानी 25 और 26, ठीक है, उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें सामाजिक हित शामिल होता है, जिनमें सामाजिक हित सम्मिलित होता है, शामिल होता है, सोशल इंटरेस्ट जिसमें शामिल होता है, ठीक है ना। तो ये बात इसमें कही गई। अब उसके बाद में देखो यहाँ स्पोर्ट्स का यहाँ पे गेम का वो भी दे रखा है, खेल का, ये इलस्ट्रेशन है खेल का ही है। खेल के दौरान मतलब जो वहां पे अगर लग जाती है तो उसको लाभ जो है मिलता है। उसके बाद में 26 यहाँ पर क्या कह रहा है, ये 88 से रिलेटेड है। यहां पे आप 25 से इसमें जो डिफरेंस करेंगे वो करेंगे फायदे के बाद, फायदे के मतलब से, ठीक है ना। उसमें फायदा नहीं था लेकिन इसमें फायदा है। तो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से, कंसेंट से गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है, लेकिन वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं होना चाहिए। तब कोई बात फिर मृत्यु कारित कर, अगर वह मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई है, ठीक है ना, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ,
अगर वह कार्य है या बात है, तो किसी कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई है, किसी ऐसी अपहानि और तब उससे कार्य से कोई ऐसी हार्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, ऐसी अपहानि के कारण फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को होती है जिसके फायदे के लिए वह गुड फेथ में की जाती है और जिसने उस हार्म को, अपहानि को सहने की, ठीक है ना, सहने की या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए अभिव्यक्त रूप से यानी एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड तरीके से कंसेंट दे दी है, तब वो, और जिसमें कार्य, उस कार्य को करने वाले कर्ता का, यानी यहाँ पे एग्जांपल में मान लो कि जैसे डॉक्टर है, कर्ता का आशय हो, ठीक है ना, या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञान हो। तो डॉक्टर्स को तो पता रहता है कि हाँ इससे हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बस मृत्यु कारित करने के आशय नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए, उसकी कंसेंट से होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए और व्यक्ति के द्वारा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से कंसेंट दे दी गई हो। तो ये 26 इसमें कहती है। तो इसमें से आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे करके निकाल लेना चाहिए कि कोई बात अपराध नहीं है ना। फिर लगाओ कि जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, पहला वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है कि उस व्यक्ति के फायदे के लिए की गई हो। तीसरा है गुड फेथ में की गई हो। फिर चौथा लगाओगे कि उस व्यक्ति ने अभिव्यक्त या विवक्षित तरीके से कंसेंट दे दी है, ठीक है ना। और फिर पांचवा ये लगाओगे कि उस कर्ता को उस अपहानि को कारित करने का उसका आशय हो या कारित करने की संभाव्यता, चाहे उस कर्ता को उसका आशय हो या कारित करने की संभाव्यता का उसे ज्ञान हो। तो ये तो लास्ट वाला पॉइंट तो खैर नहीं है, पर ये 5 पॉइंट इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये दे रखा है इसमें कि एक शल्य चिकित्सक है, एक सर्जन है वो, ठीक है ना, और उसे पता है, जान रहा है वो कि अगर वो सर्जरी करता है, कोई ऑपरेशन करता है, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन करता है, और उसके ऑपरेशन से जेड नामक व्यक्ति को, ठीक है ना, डेथ ऑफ जेड, उसकी ऑपरेशन से जेड नामक व्यक्ति को जो वेदनापूर्ण व्याधि से सफर है, किस चीज से, पेनफुल कंप्लेंट से वो सफर कर रहा है, ग्रस्त है मतलब सफर करता है, मृत्यु कारित करने की संभाव्यता है उस ऑपरेशन से, उसका मतलब डेथ भी हो सकती है, लेकिन जेड की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन ना रखते हुए और गुड फेथ में जेड के फायदे के इंटेंशन से, जेड की कंसेंट से जेड पर वो ऑपरेशन, जेड का ऑपरेशन वो करता है, और तब अगर उसकी मृत्यु हो जाती है फिर भी, तो उसको प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिलेगा। तो यानी उसने ए ने कोई अपराध नहीं किया, ये माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कई सारी चीजें हैं डॉक्टर्स के बचाव के लिए। गुड फेथ में होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। गुड फेथ का मतलब यहाँ पर विद ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ। तो इसका भी उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करना है। जैसे 4th सेक्शन थी उसका इंटेंशन था 25 का, मतलब कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को जो सुरक्षा प्रदान करना, तो इसका है डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करना। तो इस पे जो केस लॉ है वो है एक सुक्रू कविराज। सुक्रू कविराज का मामला है सेक्शन 26 से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक डॉक्टर्स था, झोला छाप डॉक्टर्स कहेंगे, उसने पाइल्स का ऑपरेशन सामान्य चाकू से कर दिया था, ठीक है ना। तो यहां पर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि उसका कार्य जो है वो गुड फेथ में नहीं था, तो इसलिए उसको धारा 88 यानी 26 का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है इसी में केस सूरजबली का वाद, ठीक है ना। इस केस में क्या था कि जो डॉक्टर था वो भी, उसके भी एक आंख थी, यानी एक आंख का डॉक्टर था, और उसने
महिला की आंख का ऑपरेशन किया था। महिला की आंख का ऑपरेशन किया और उससे महिला की रोशनी उससे चली जाती रही, है ना, चली गई। तो डॉक्टर ने यहाँ पर ये कहा गया कि डॉक्टर ने तो गुड फेथ में कार्य किया है, तो यहां उसने गुड फेथ में कार्य किया था, इसलिए उसको धारा 86 यानी 26 का लाभ मिला। ठीक है। अब उसके बाद में जो 27 सेक्शन है, यहां पर 26 और 27 इन दोनों को ही फायदे से जोड़ के देखना है आपको। ठीक है ना। तो 26 भी फायदे के लिए है और 27 भी फायदे के लिए है। 26 और 27 में डिफरेंस क्या रहेगा कि यहां 26 में तो जो कंसेंट ली जा रही थी वो डायरेक्ट व्यक्ति से कंसेंट ली जा रही थी। ठीक है। और यहां जो कंसेंट ली जाएगी वो गार्जियन से कंसेंट ली जाएगी। ठीक है ना। यहां गार्जियन से कंसेंट ली जाएगी। तो ये अंतर आपको 26 और 27 में रहता है, क्योंकि गार्जियन से कंसेंट यहां पर ली जाती है क्योंकि बालक की उम्र क्या होती है, बालक की उम्र कम रहती है। तो इसलिए जो 26 था उसमें भी 18 वर्ष से अधिक ही रहेगी उम्र। ठीक है ना। लेकिन यहां 27 में और ये आपका 27 कोरिलेट रहेगा 89 सेक्शन से। ठीक है ना। तो ये कहता है कि गार्जियन के द्वारा या उसकी कंसेंट से कोई शिशु है, ठीक है ना, यानी चाइल्ड है, तो अब यहां पर जो शिशु है उसकी जगह पे वैसे बालक शब्द कर दिया गया है। ठीक है ना। शिशु नहीं है, बालक है। तो बालक या विकृचित व्यक्ति यानी अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके फायदे के लिए गुड फेथ में कोई कार्य किया जाता है। तो गार्जियन द्वारा या उसकी सहमति से विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए कोई गुड फेथ में कार्य किया जाता है। तो कोई बात जो 12 वर्ष से, है ना, तो एक इसमें ये भी प्री का क्वेश्चन बन गया है 27 में 12 वर्ष। तो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है उसके फायदे के लिए गुड फेथ में उसके गार्जियन या विधिपूर्ण भार साधक यानी जो लॉफुल उसका अथॉरिटी रहेगी, है ना, विधिपूर्ण भार साधक किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्या हो, या तो एक्सप्रेस तरीके से या इम्प्लाइड तरीके से सहमति यानी कंसेंट ले ली जाए और किसी ऐसी अपहानि यानी ऐसे हार्म के कारण वह बात अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को हुई हो या करने का उस अपराध को यानी उस बात को करने का कर्ता का आशय हो, यानी करने वाले व्यक्ति का, डूअर जिसको बोलते हैं, कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता उस डूअर को कर्ता को ज्ञात हो। तो भले ही उसका आशय हो और उससे उसको नॉलेज हो, लेकिन तब भी वो क्या किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, एक्सप्रेस एम्प्लाइड कंसेंट से किया जा रहा है। कंसेंट गार्जियंस के द्वारा या लॉफुल अथॉरिटी जो है उसके द्वारा दी जा रही है। 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसका। ठीक। अब यहां पर इसके कुछ प्रोवाइजो दे रखे हैं। ठीक है ना। इसमें 3-4 प्रोवाइजो हैं, वो आपको याद रखने हैं। 4 प्रोवाइजो इसमें रहेंगे। पहला तो ये है कि ये जो एक्सेप्शन है इसका लाभ या इसका जो वो है फायदा वो कहां कहां मिलेगा, कहां कहां नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि इस अपवाद का, इस एक्सेप्शन का जो एक्सटेंशन है वो किस पर नहीं होगा। अगर आप इंटेंशनली किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हो या मृत्यु कारित करने का अटेम्प्ट करते हो तो उस पर ये एक्सटेंशन इसका नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन का। दूसरा, या तो मृत्यु, डेथ यानी ग्रीवियस हर्ट, इनको रोकने के लिए या कोई भी अगर गंभीर बीमारी अगर है ना, या उसका शरीर जो है, शरीर की कंडीशन ऐसी है कि उसका शरीर का हाथ पैर या कोई भी चीज उसके नष्ट होने जा रही है यानी खराब होने वाली है, तो उससे उसको मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं होगा। यानी या तो आप उसकी मृत्यु रोक सकते हो
या उसे गंभीर जो चोट पहुंची है उसको रोकते हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और कोई भी गंभीर रोग अगर होता है तो उससे बचाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी इनसे अलावा किसी भी उसके लिए नहीं किया जाएगा, पर्पज के लिए। और इसे जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा ये जो कह रहा है वो कह रहा है कि आप स्वेच्छा घोरोपति कारित करने यानी ग्रीवियस हर्ट कारित करने या ग्रीवियस हर्ट कारित करने का अटेम्प्ट करने पर भी नहीं होगा, जब तक कि वह डेथ या ग्रीवियस हर्ट को रोकने के या गंभीर बीमारी को रोक से उसे आजाद कराने के प्रयोजन से वो ना किया गया हो, तब भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। यानी इन कामों पर ही एक्सटेंशन यहां तक ही रहेगा। ना तो वो उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता है या गंभीर चोट पहुंचाने का वो प्रयत्न करेगा, तो उस पर भी एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगा एक्सेप्शन का। जब तक कि कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि हाँ वो ये साबित कर दे कि मैं तो इसकी मृत्यु या घोरोपति से इसको यानी गंभीर चोट से इसको रोकने के लिए, है ना, मृत्यु कारित होने से रोकने के लिए काम कर रहा था। चौथा है किसी ऐसे अपराध के एबेटमेंट दुष्प्रेरण पर भी नहीं होगा, जैसे मृत्यु कारित किसी की हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण है, या है ना, या कोई और अपराध कर रहा तो उसके अपराध के दुष्प्रेरण पर भी नहीं होगा, जिस अपराध के किए जाने पर इसका एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो उसके एबेटमेंट पर भी नहीं होगा। ठीक, तो ये चीज हो गई, 4 प्रोवाइजो इसके हो गए। अब उसके बाद में इसमें इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि एक गुड फेथ में अपने बच्चे के फायदे के लिए अपने बच्चे की सहमति के बिना यह संभाव्य जानते हुए कि जो ऑपरेशन वो करवा रहा है बच्चे का उससे बच्चे की मृत्यु हो सकती है ना, ना कि इस इंटेंशन से भाई बच्चे के फायदे के लिए करवा रहा है, और ना कि इस इंटेंशन से कि उस बच्चे की मृत्यु कारित वो कर दे, इस वजह से नहीं। उस डॉक्टर के सर्जन के द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने बच्चे की ऑपरेशन वो करवाता है, ठीक है ना, और ए का उद्देश्य उस बच्चे को रोग मुक्त कराना था, ठीक है ना, इसलिए वह इस एक्सेप्शन के अंतर्गत में आता है, उसको डिफेंस मिलेगा। तो यहां पर जो 27 सेक्शन है वो किसके लिए हो गई, गार्जियन के लिए। तो 25 आपकी हो गई स्पोर्ट्स के लिए, 26 हो गई डॉक्टर्स के लिए, 27 हो गई गार्जियन के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर SDG आपको ऐसे याद रखना है, SDG 25, 26, 27, ठीक, कंसेंट में। अब आती है सेक्शन 28। 28 जो सेक्शन है वो बात करती है, सेक्शन जो IPC के सेक्शन 90 है उससे कोरिलेट है, और इसमें सहमति की एक तरह से परिभाषा दे रखी है। जो कंसेंट है उसकी एक तरह से परिभाषा इसमें दे रखी है कि कब सहमति को सहमति माना जाएगा और कब सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि कोई कंसेंट जिसके संबंध में ये पता हो कि वह डर से यानी फियर, भय से, या भ्रम यानी मिसकंसेप्शन के अधीन दी गई है। तो ये तो इसकी हेडिंग थी। तो ये बात कह रहा है कि कोई कंसेंट ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। पहला, यदि वह कंसेंट किसी व्यक्ति ने, भय किस चीज का है, क्षति का भय यानी फियर ऑफ इंजरी, तो क्षति के भय के अधीन वह कंसेंट दी है, या भ्रम, भ्रम किस चीज का है, मिसकंसेप्शन किस चीज का है, किसी फैक्ट के संबंध में, किसी तथ्य के भ्रम के अधीन वो कंसेंट दी गई है। दो हो गए कंसेंट के संबंध में, क्षति का भय और तथ्य का भ्रम यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है
या उसके पास में विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप अपनी सम्मति उसने दी थी। ठीक है ना। यानी कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि जिस व्यक्ति ने सहमति दी है वो भय के या भ्रम के परिणाम स्वरूप दी है। तो सहमति एक तो दो प्रकार से, तो क्लॉज ए में आ गई इसकी सब क्लॉज में। ठीक है ना। अब दूसरा इसमें क्या कह रहा है, तीसरा इसमें पॉइंट रहेगा, मतलब कि यदि वह कंसेंट ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृत या मत्तता के कारण, तो दो इसमें आ गए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, है ना। भय या भ्रम उसमें आ गए थे फर्स्ट वाले क्लोज में, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन, ये दो इसमें आ गए। 4 पॉइंट हो गए कंसेंट के लिए। तो वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर इंटॉक्सिकेशन के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी कंसेंट दे रहे हैं, उस बात की प्रकृति को यानी नेचर को और उसके परिणाम यानी उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं उनको समझने में वो इनकेपेबल है। व्यक्ति जिसने अपनी कंसेंट दी है, पहले वाले में कंसेंट लेने वाला व्यक्ति ये जान रहा है कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। दूसरे में कंसेंट देने वाला व्यक्ति उस परिणाम को और प्रकृति को समझने में असमर्थ होता है जिसने वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन के कारण कंसेंट दी है। तीसरा इसमें जो है पॉइंट है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी अनलेस द कंट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। तो सम्मति देने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 12 से अधिक। तो यहां पर वो कह रहा है कि फिर वो सहमति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है। तो कब सहमति को सहमति नहीं माना जाता है, ये बात इसमें पूछी जाती है, मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। तो इसमें 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट यानी आप कहोगे कि सहमति को सहमति नहीं माना जाता है यदि पहला वो क्षति या भय के यानी क्षति के भय या तथ्य के भ्रम, 2 पॉइंट यहां से याद रखने हैं, उनके द्वारा की गई है। लेकिन और कंसेंट लेने वाला व्यक्ति ये जानता है, ठीक है ना, या उसके पास में विश्वास करने के कारण है कि वो भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप दी गई थी। दूसरा जो कंसेंट है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण या इंटॉक्सिकेशन के कारण दी गई है, और वह सहमति देने वाला व्यक्ति यहाँ पर उस कार्य की प्रकृति परिणाम को समझने में इनकेपेबल होना चाहिए। तीसरा वो 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई है। तो इन 5 कंडीशन में सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद में यहां पर हम पढ़ते हैं केस लॉ। इससे रिलेटेड केस लॉ क्या है? जो सहमति पुनाई फातिमा का ये मामला है 1869 का। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें सपेरे की मतलब विश्वास में आकर के, सपेरे की बातों में आकर के भ्रमवश एक व्यक्ति ने उसको सहमति दे दी और सपेरे से उसको कटवा लिया। ठीक है ना। तो यहां भ्रमवश सहमति ली गई थी और इसलिए यहां पर सपेरा जो वो दोषी ठहराया गया, गिल्टी ठहराया गया था, क्योंकि सहमति यहां पर स्वतंत्र नहीं थी, इंडिपेंडेंट यहां पर कंसेंट नहीं थी। उसके बाद में यहां पर वो केस आता है जो हम वहां पर पढ़ रहे थे 25 में, आर वर्सेस विलियम्स का वाद जो सहमति से संबंधित है। ठीक है ना। 1823 क्वींस बेंच। इसमें यही हुआ था कि एक संगीत का टीचर था, संगीत का अध्यापक था, और ये प्रॉब्लम भी आती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक संगीत का टीचर था, म्यूजिक टीचर, उसने एक 16 वर्षीय अपनी संगीत की स्टूडेंट थी, ठीक है ना, उस स्टूडेंट से इसने कंसेंट ली, ये बात कह करके उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया कि इस सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसकी जो आवाज है वो मधुर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पर भी वो सहमति इंडिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है ना।
तो इसलिए यहां पर भी वो उसको दोषी ठहराया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है आर वर्सेस फ्लेचर का वाद। इस केस में भी यही था कि एक कमजोर मानसिक क्षमता वाली एक स्त्री थी, उसके साथ में इंटरकोर्स किया था उसने, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, जो उचित और अनुचित, ठीक है ना, जो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर सकती थी। तो यहां पर भी उसकी सहमति जो है वो कंसेंट इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है ना। उचित और अनुचित मतलब जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर या कह लो, या गुड और बैड में कह लो, ठीक है ना। तो ये चीज थी। उसके बाद में अब यहां पर जो नेक्स्ट है वो है इसका कंसेंट संबंधी लास्ट 29। यहां पर ये ऐसे कार्यों का इसमें एक्सक्लूजन किया गया है, अपवर्जन कर दिया गया है, जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। यानी अपहानि नहीं भी होती है तब भी वो अपने आप में अपराध हैं, कार्य, ठीक है ना। तो जो धारा 25, 26 और 27, यानी ये जो 29 सेक्शन है ये 91 है, ठीक है ना। तो 25, 26 और 27, 28 नहीं, 28 जो 90 से अभी रिलेटेड है वो नहीं, 25, 26 और 27 के अपवादों का जो एक्सटेंशन है वो ऐसे कार्यों पर नहीं होगा जो किसी अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। यानी जैसे गर्भपात, एबॉर्शन करने की कंसेंट अगर देता है कोई, तो उन पर नहीं माना जाएगा कि इसने कंसेंट दी थी, 18+ का था, है ना। तो ऐसे एक्सटेंशन जो है अपवादों का वो इन पर नहीं होगा। जो किसी अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो कंसेंट दे रहा है या जिसकी ओर से कंसेंट दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का उनका इंटेंशन हो या कारित होने की संभाव्यता का उनको ज्ञान हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, एबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना, ठीक है ना, जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से गुड फेथ में ना किया गया हो। तो ऐसे गर्भपात कराना वो किसी अपहानि के बिना भी, ठीक है ना, वो स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की यानी गार्जियन की कंसेंट उस कार्य को जस्टिफाइड नहीं बना देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो तब भी दोनों ही, कंसेंट देने वाला, कंसेंट लेने वाला, दोनों ही यहाँ पर दोषी ठहराए जाएंगे। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, एक तो एबॉर्शन हो गया, यानी अगर हम आईपीसी की सेक्शन आप देखेंगे तो 312 या 360 है, किडनैपिंग वाला जो करना है 360, 361, 366 है, ठीक है ना, 497, 498, ये आईपीसी की सेक्शन थी जो इसके एग्जाम्पल में आती थी। और प्रेजेंट में 312 यानी जो 88 सेक्शन है, ठीक है ना, 360, 361 जो 137 में है, और 366 जो 87 में है, 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, ठीक है ना, जोसेफ सिने वाले केस में। उसके बाद में 498 जो 84 सेक्शन में है। तो ये इसके एक्सेप्शन है, ठीक। उसके बाद में यहां से जो आता है, अब ये सेक्शन हम कल देखेंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहां से एक अलग क्लॉज बनता है अब 92, 93, 94 और 95, ठीक है ना, 92 से 95 और यहाँ 30 से लेकर के 33 तक, ठीक है ना। इन सेक्शन को एक साथ देखा जाएगा, और फिर उसके बाद में 96 to 106 यानी 34 से 44 इनको एक साथ देखा जाएगा, ठीक है ना। या फिर ये तो चूंकि 92 से 95 छोटा सा क्लॉज है तो ज्यादा बड़ा तो इसमें है नहीं, प्री का पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आता भी नहीं है, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे फिर, ठीक है ना। 96 से 106 वाले में पहले मानव शरीर के विरुद्ध पढ़ लेंगे, संपत्ति वाला जो अलग पढ़ लेंगे, तो इस तरह से कर लिया जाएगा। तो बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।